हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। चर्चा का विषय है कि बीकानेर में 500 से अधिक पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण की रक्षा के लिए खेजड़ी बचाओ और प्रकृति बचाओ नारे के साथ बैठे हुए हैं और वहां पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि खेजड़ी को बचाने के लिए कानून बनाया जाएगा और खेजड़ी को तत्काल रूप से बीकानेर में और जोधपुर में काटने पर रोक लगाई जाती है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत प्रोफेसरों के साथ और विद्यार्थियों के साथ इस बात पर विचार हो रहा है कि खेजड़ी कल्प वृक्ष माना जाता है, उसका महत्व है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 50 लाख पेड़ काटे गए हैं। अब 10 वर्षों में 50 लाख जो पेड़ काटे गए हैं, उनके कारण उधर का वातावरण 2 डिग्री तक बढ़ गया है और मनुष्यों में तो विशेष बेचैनी है ही, पौधे के साथ पशु पंछी भी झुलस रहे हैं। अब इस स्थिति में हमें यह विचार करना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो प्रकृति पूजक परंपरा कही जाती है, जिसका मानना है कि प्रकृति में ही परमात्मा छिपा हुआ है। कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का सहारा लेकर कहा कि मैं नदियों में गंगा हूं। इस प्रकार की जो बातें की गई हैं, तो हम लोगों ने जो मंत्र दिया, पृथ्वी माता, पृथ्वी हमारी माता है, पुत्रो अहम पृथिव्या, और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो इस आलोक में हमें यह सोचना है कि सिर्फ एक वृक्ष की, सिर्फ खेजड़ी पर रोक लगे काटने पर। ऐसा क्यों? हम लोगों की वेदना यह है कि पेड़ों को बचाया जाए और पेड़ों के साथ मेरा विशेष रूप से गहरा रिश्ता यह है कि गंगा किनारे मेरा घर है और वहां पर एक पीपल का पेड़ हमारे द्वार पर था। जब से वो पेड़ गिरा, तब से वहां का पूरा वातावरण बदल गया। गंगा की हवाओं के साथ जो पीपल की पत्तियों की सरसराहट में वहां पर हवाएं बहती थी और जो स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण होता था, उसको देख करके मैंने कविता लिखी थी विद्यार्थियों को। वो कविता सुनाऊं, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। ये बहती हवाएं, एक खुला आकाश बाहें फैलाकर बुलाता है पास, सदाएं इनकी जो सुनते हम काश, खोते नहीं कभी होशो हवास। जुड़े हैं सबके श्वासों से श्वास, अद्वैत से ही हर पूरी होगी आस, अद्वैत से ही हर पूरी होगी आस। भारतीय ज्ञान परंपरा का अनमोल शब्द है अद्वैत। अद्वैत कहता है कि हम दो हैं ही नहीं। उसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो आपको जड़ दिखाई दे रहा है, वह जड़ नहीं है। वहां पर चेतना की मात्रा सबसे ज्यादा सोई हुई अवस्था में है। विज्ञान ने भी इस बात को माना जब वे मैटर को तोड़ते तोड़ते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि ऑब्जर्वेशन से उनकी गति प्रभावित होती है, तब उन्होंने इस बात को माना। और दूसरी तरफ जो चेतना की चरम अभिव्यक्तियों पर गए हुए हैं, चरम ऊंचाइयों पर गए हुए हैं, उनमें जड़ जो है पूर्णतया जागृत अवस्था में है। तो दो है ही नहीं। हम जिस पेड़ को अपने से अलग मानते हैं, वो अलग नहीं है। पृथ्वी की संतान पेड़ हैं। तो वृक्षों में मैं पीपल हूं। कृष्ण ने कहा, आप देखिए
कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। अब आखिर क्या महिमा है इन पेड़ों की कि हमारे गुरुकुल प्रकृति के वातावरण में होते थे, प्रकृति के वातावरण में उपनिषद पेड़ों की छांव में रचे गए हैं। उस पेड़ को इतनी बेरहमी से एक तरफ काटा जाता है, 10 वर्षों में 50 लाख पेड़। और उसके बाद स्कूलों में आदेश आता है कि प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक दिन 15 पेड़ लगाएगा और विद्यार्थी प्रत्येक दिन 10 पौधे लगाएंगे। अब पौधे लगाना और पेड़ काटना दोनों में बहुत अंतर है। बहुत वर्षों की मेहनत के बाद पेड़ अपनी जड़ें जमाते हैं और जड़ें जितनी नीचे जाती हैं उतना ही उनका ऊंचा जाना संभव होता है। वह पौधों को लगाने से कैसे पूर्ण होगा? और पेड़ पौधों के द्वारा हमारा रिलेशन मानव के साथ कैसा है? मानव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पौधे पेड़ उसको ग्रहण कर लेते हैं। वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन में श्वास लेते हैं। आज दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो राजा हो या रंक, सबको श्वास तो लेना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे में पेड़ों के ऊपर कोई लेबल लगाकर कि किस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। खेजड़ी तो आदरणीय है ही, कल्प वृक्ष है ही, लेकिन आप देखिए एक तरफ पेड़ों को काटने वाले कितनी बेरहमी से काटते हैं। एक साथ वर्षों में जो पेड़ बड़ा हुआ है उसको तुरंत मूल से हटा दिया जाता है। और उन पेड़ों को काट करके हम क्या कर रहे हैं? वहां कंक्रीट के भवन बना रहे हैं और कंक्रीट की रोड, पत्थरों के भवन। इसके कारण हमारा हृदय पाषाण होता चला जा रहा है। पेड़ों के साथ रहने से एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता प्रकृति के साथ रहने से मनुष्य में विकसित होती है। महावीर ने कहा था कि गीली भूमि पर मत चलना। क्यों? क्योंकि गीली भूमि पर घास उगते हैं, वे तुम्हारे पैरों तले आकर के मर जाएंगे। इतनी संवेदनशीलता पेड़ों के साथ। और आज हमारी स्थिति क्या हो गई है कि एक झटके में पूरा का पूरा हाईवे बनाने के लिए पेड़ काट दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों। ये क्या हो रहा है? मैं जब गर्मी की छुट्टियों में जाता हूं कार लेकर के, सबसे ज्यादा जो बात अखड़ती है, एक भी पेड़ रास्ते में नहीं मिलता है जिसकी छांव तले मैं विश्राम कर सकूं, जिसके छांव तले अपनी कार लगा सकूं। इतना आर्टिफिशियल। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? जो पीढ़ी अपने मूल से कट जाएगी, साख से पत्ता अगर जुदा हो जाएगा, हादसों का फिर शुरू एक सिलसिला हो जाएगा। लगातार यदि हम पेड़ों को काटेंगे तो एक सिलसिला शुरू हो जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जलवायु संकट आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने माना कि सोलर प्लांट के लिए सोलर एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन कुछ प्रश्न उठते हैं कि सोलर प्लांट लगाने के लिए क्या पेड़ों को काटना जरूरी है? क्या सोलर प्लांट से हम जो भी एनर्जी पाएंगे उसके एवज में पेड़ काटने से जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो फिर तो हमने पूरे वातावरण को क्षति पहुंचा दी। हमारे साथ इस चर्चा में सहायक आचार्य श्री राजू राम जी हैं। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर वे अपने कुछ प्रश्न रखें ताकि विद्यार्थियों तक हमारी बात और गहराई से पहुंचे। सर, सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि सरकार ने अपने जो राज्य प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि राज्य पशु शिंकारा हो गया, या फिर अपन देखें तो राज्य पुष्प रोहिड़े का फूल हो गया, इनके लिए संरक्षण करने के नियम बना रखे हैं। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए एक कठोर कानून नहीं लाना चाहिए, जिससे कि राज्य वृक्ष खेजड़ी का संरक्षण भी होगा? और खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है
जो पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में ग्रामीण एवं कृषक समाज के लिए अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी माना जा सकता है। बहुत अच्छा। क्योंकि अगर आपके संज्ञान में है तो मैं बता देना चाहूँगा कि राज्य वृक्ष खेजड़ी जो है उसके जो पत्ते हैं उनको अगर ढंग से संगाई करके उनके पत्तों को लूम के रूप में बोला जाता है, उनको बेचने से अपन फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। उनके जो फल आता है, जो सांगरी, जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के मेवे के रूप में यानी कि ड्राई फ्रूट्स के रूप में माना जाता है, उसकी बहुत उच्च क्वालिटी की सब्जी बनती है। तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है सर। जब कभी भी हम चर्चा सुनते हैं और पर्यावरण विदों के लेख को पढ़ते हैं तो उनका दृष्टिकोण विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ताओं के दृष्टिकोण से अलग होता है। उनका कहना यह है कि प्रकृति का संरक्षण, इसीलिए खेजड़ी बचाओ, प्रकृति बचाओ। खेजड़ी को तो बचाया जाना ही चाहिए। इस खेजड़ी की महत्ता इतनी है, अमृता देवी बिश्नोई ने 17वीं 18वीं सदी में जोधपुर के महाराजा के खेजड़ी के पेड़ काटने के आदेश को चुनौती दी और 363 लोगों के साथ अपनी जान कुर्बान कर दी। इसका महत्व तो है, ऐसे वृक्षों को तो बचाया ही जाना चाहिए। इसके लिए तो विशेष नियम बनाया ही जाना चाहिए। लेकिन हमें इसके साथ चिंता करना होगा कि पूरे प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी मैं हिमाचल प्रदेश गया, 5 बार सर अभी तक गया। पहली बार मैं 1995 में गया था। हिमालय की वादियां कुछ और थी और मेरा पहला वहां जाना था और हमारे मकान के नीचे से बादल गुजर रहे थे। मैंने तो ये दृश्य कभी देखा ही नहीं था। लेकिन हर बार अगली बार गया तो एक कोना कटा हुआ मिला, दूसरी बार गया दूसरा कोना कटा हुआ मिला। जब 5वीं बार गया तो वहां पर 4 लेन 6 लेन सड़कों के लिए खुदाई चल रही थी, धूल हवा में उड़ रहे थे। फिर हिमाचल जाने का क्या फायदा? और हम लोगों ने देखा कि पेड़ों को काटने से जो मिट्टी पेड़ पकड़ते हैं वे सब सारे ऊपर से मलबे नदियों की तरह बह रहे हैं। तो एक विशेष पेड़ का बहुत महत्व होता है वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां की सांस्कृतिक परंपरा में, वहां की ज्ञान परंपरा में। उसको तो बचाने के लिए स्पेशल नियम बनाए जाने चाहिए जरूर। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि पेड़ दूसरे पेड़ों से भी जुड़े हुए हैं, अगल बगल के पौधे जुड़े हुए हैं, पौधे के साथ पेड़ पौधों के साथ पशु पक्षी जुड़े हुए हैं। एक पर्यावरणविद ने यह कहा कि 50 लाख पेड़ों पर कितने घोंसले बने थे, कितने पक्षियों के घोंसले उड़ाए गए, कितने जानवरों की जो खाद्य सामग्री थी वो नष्ट कर दी गई। इन सारे विषयों पर विचार होना चाहिए एक समग्रता में। किसी शायर का कथन है, आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। जैसे सारे मौसम कहीं एक जगह मिल जाए, क्या बताऊं आजकल जो फजा है मुझ में। पेड़ का तो अपना महत्व है ही, लेकिन इसके साथ वहां पर मिट्टी का, वहां पर अन्य प्रकार के पशु पक्षियों का, ये सारे जुड़े हुए मानवों का इतना गहरा लगाव होता है। इसलिए बिश्नोई संप्रदाय का विशेष योगदान है पर्यावरण संरक्षण में और उनकी सारी मांगों को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्योंकि इस प्रकार के प्रकृति संरक्षक कौमें जो होती हैं वो विश्व को एक अनूठा संदेश दे सकती हैं, एक अनूठा मंत्र दे सकती हैं पूरे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर खेजड़ी काटने के पीछे एक तर्क दिया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तर्क है कि सर नवीनीकरण ऊर्जा के लिए जो सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ज्यादातर वृक्ष उसी की चपेट में आ रहे हैं। तो ये भी जरूरी है कि विकास जरूरी है अपने भाई देश की तरक्की के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा भी जरूरी है। बट किस तरीके से ऐसा संतुलन बैठाया जाए कि भाई वृक्ष भी न काटने पड़े और
पावर प्लांट्स यानी कि जो सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं वो भी अपने रूप में लगाए जा सकते। सहायक आचार्य राजू राम सर का यह प्रश्न बहुत वाजिब है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या को अच्छी जीवन स्थिति देने के लिए बहुत सारी जरूरतें पड़ती हैं, और इसके साथ जलवायु संकट जो विश्व का सबसे बड़ा संकट है, विभिन्न देशों के बीच जो समझौता होता है उसमें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा घटानी होती है। कोप सम्मेलन के तहत जो निर्णय लिए गए उसके तहत यह निर्णय हुआ कोल से बनने वाली एनर्जी अन्य स्रोतों से बनने वाली एनर्जी में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, इसीलिए सोलर प्लांट की ओर बढ़ा जाए। यह तो अच्छी बात है, सोलर प्लांट की ओर बढ़ा जाए। भारत में सूर्य की विशेष कृपा है और यहां पर सोलर प्लांट वाला फार्मूला बहुत कारगर है। लेकिन क्या सोलर प्लांट बिठाने के लिए पेड़ों का काटा जाना जरूरी है? मैं सर धर्मशाला गया था और धर्मशाला में जहां दलाई लामा का निवास है वहां गया था। वहां पूरा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, एक भी पेड़ को काटा नहीं गया है। पेड़ों की जगह छोड़कर करके उन्होंने उस प्रकार से दीवारें खड़ा की हैं, उस प्रकार से रूम बनाए हैं, पेड़ों को काटा भी नहीं और पूरा तरीके से आपके रहने के लिए आवास भी बन गया। इस प्रकार की योजनाओं पर क्यों काम नहीं किया जाता है? मुझे लगता है कि जो कंपनियां वहां पर उस क्षेत्र में काम करने आती हैं वो इतना पेड़ लेना नहीं चाहती हैं। वे पर्यावरणविदों की, शिक्षाविदों की जो व्याख्या है, प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण है, उसका वे सम्मान नहीं करते और सस्ते रास्ते ढूंढते हैं कि आराम से पेड़ काट दो और यहां पर सोलर प्लांट लगा दो। अब सोलर प्लांट के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है, उस क्षेत्र का जल भराव पर इसका असर पड़ता है। इसलिए सर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमें सबसे पहली जरूरत है जनसंख्या को सीमित करना। प्रकृति के अनुसार हमारे संस्कृत के ग्रंथों में रीत शब्द आया है। रीत शब्द कहता है कि यह जगत एक संतुलन में चलता है, जिसको हम पारिस्थितिक संतुलन का नाम दे सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन में कम से कम 1/3 भाग पर जंगल होने चाहिए, वनस्पतियां होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। आज वह 1/3 भाग भारत में लगभग 17 से 19% रह गया है। फिर हमारे वातावरण उससे प्रभावित होते हैं, मौसम चक्र प्रभावित होता है। आज अति शीत, अति गर्मी, अति बारिश के कारण इतना ज्यादा विनाश हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो हमें यह देखना होगा कि कोई भी कदम हम उठाएं, वह कदम होलिस्टिक दृष्टिकोण से उठाया जाए। संपूर्णतावादी एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में यह समझना होगा कि धरती सिर्फ मानवों के लिए नहीं है, धरती सभी जीवों के लिए है। हमारे ऋषियों ने जो मंत्र दिया है उसमें यह कहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सपंडिता। भूत शब्द का यूज किया है। भूत माने सारे प्राणी, सारे प्राणी में पेड़ पौधे, पशु पंछी, और उसके बाद मानो सबका अस्तित्व का आदर है वहां। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला ऐसी थी कि वह बिना जल पिलाए पौधे के स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी। श्रृंगार प्रिया होने पर भी पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ती थी। पौधों में फूल आने पर सबसे पहले अपना उत्सव मनाती थी। पातुम न प्रथमम व्यसति जलम युष्मा स्वपितेषु या ना दत्ते प्रिय मंडनापि भौताम स्नेहेन या पलवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भौति उत्सव सीयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वैर अनुज्ञायताम। वह शकुंतला जा रही है, ऋषि कण्व बोल रहे हैं, हे पेड़ पौधों तुम आदेश दे दो। एक तरफ पेड़ पौधों से आदेश लिया जाता है, उसके बाद उसके जाने के समय में मृग छौना जो है उसके वस्त्र को पकड़ लेता है, मुंह में लिए हुए ग्रास को उगल देता है। क्या बात है, इतना दुखी होता है शकुंतला की विदाई से। तो सर आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा इस संदर्भ में। संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। साहित्य का काम और शिक्षालयों का काम यही है। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? अपने घरों में अब हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? बहला कर छोड़ आते हैं लोग,
वृद्धाश्रम में माँ बाप को, अपने घरों में अब पुराना सामान कौन रखता है? आखिर इस प्रकार की पाषाण हृदय पीढ़ियां पैदा हो रही हैं, उसका कारण क्या है? महावीर ने उगते हुए दूब को, उगते हुए घास को भी महत्व दिया कि इन पर पैर मत रखो, गीली भूमि पर मत चलो। इसीलिए जैन मुनि बरसातों में नहीं चलते हैं। तो इतनी संवेदनशीलता बढ़ाने की बात है। सर एक और प्रश्न। सर अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि हमारे जोधपुर में सन 1730 में जो खेजड़ली बलिदान की घटना हुई थी, उसको रोल मॉडल मानते हुए और आज का जो विश्नोई संप्रदाय है उसको, उसके जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता है, उसको अगर आज के आधुनिक जमाने में कुछ मॉडल मानते हुए सरकार को कुछ ऐसी कुछ योजना लानी चाहिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, उस पर आपके क्या विचार है? सर बहुत समयानुकूल और बहुत अच्छा प्रश्न है। अमृता देवी बिश्नोई का खेजड़ी बचाओ आंदोलन, जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उसी के प्रेरणा से चिपको आंदोलन बहुगुणा जी का हुआ। और चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। ऐसे लोगों को रोल मॉडल के रूप में सभी जगह बताया जाना चाहिए। हम सभी शिक्षालयों का काम यही होना चाहिए कि किस प्रकार के लोग, चिंकारा पक्षी का विवाद सलमान खान जी का जो हुआ था उस इलाके में, एक इसके लिए आप देखिए, जानवर के लिए, एक पशु के लिए कितनी लंबी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी। तो इतनी ये संवेदनशीलता का, इस प्रकार के लोग ही, इस प्रकार की फिलॉसफी वाली कौमें ही हमारा मार्गदर्शक बन सकती हैं। क्योंकि आज जगत की स्थिति जो है, हम एक तरफा सोच रहे हैं। कुछ देश हजारों की संख्या में परमाणु बम बना रहे हैं, बना चुके हैं, और लगातार युद्ध चल रहा है। एक दूसरे पर जितने भीषण बमबारी कर रहे हैं, उससे क्या धरती का तापमान नहीं बढ़ता है? बहुत बढ़ता है। विश्व में 75% खर्चा रक्षा उपकरणों पर होता है। क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि हमारी फिलॉसफी हो गई है लड़ने की। तो इस संबंध में सर इतना कहना चाहूंगा कि बर्ट्रैंड रसेल की एक पुस्तक है, कंक्वेस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति पर जीत। पश्चिम ने प्रकृति पर जीत की भाषा में सोचा, लेकिन हमारे यहां सबसे पहले था अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, यानी प्रकृति को समझो, प्रकृति को समझो। तब समझ कर करके उन्होंने पर्वत को पिता कहा, गंगा को माता कहा, सबको अपने से जोड़ा, मानवीकरण किया। दूसरा आया विज्ञान का फेज, कंट्रोल ऑफ नेचर, प्रकृति को नियंत्रित करो। अब आप देखते हैं कि चीन में ओलंपिक होने जा रहा था, तो वहां पर बारिश को कंट्रोल कर लिया गया। तो हम प्रकृति को समझ जाएंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तीसरा स्टेज जो पश्चिम का है, बहुत खतरनाक, प्रकृति पर जीत। आप प्रकृति को कभी भी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा है। जिस दिन प्रकृति खत्म हो जाएगी, मनुष्य का अस्तित्व नहीं बचेगा। आज प्रकृति संकट में है। हर साल लाखों लोग मारे जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की हवा सांस लेने के योग्य नहीं रही, और डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि फेफड़े सिकुड़े हुए आ रहे हैं अब नई पीढ़ी के। आखिर क्या हुआ? हम प्रकृति से दूर नहीं हो सकते। हमें इस बात को समझना होगा कि प्रकृति पूजक भारत की ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध इसलिए ही है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचितिया अधम शरीरा। इस शरीर में पानी है, आग है, मिट्टी है, हवा है, आकाश है, सब कुछ है। इन सबका संरक्षण करना होगा, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। और अंत में मैं बात एक उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं, रहस्यदर्शी ओशो का, कि वे सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे सर, और सागर यूनिवर्सिटी में क्लास लेते जाते समय एक गुलमोहर के पेड़ को गले लगाते थे। जब वे यूनिवर्सिटी छोड़े तो वो पेड़ सूखता गया। उनके दोस्तों ने उनको खबर दी कि पेड़ सूखता गया, एक बार आप आओ। वे गले मिल करके उससे विदा लिए थे यूनिवर्सिटी से। वे गए, उन्होंने गले लगाया पेड़ को,
और उसके बाद वे चले गए तो वह पेड़ जो है दूसरे दिन गिर गया। मानो पेड़ कहना चाह रहा है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह सकते। इस प्रकार की भावना होती है। आज जगदीश चंद्र बोस ने यह खोजा कि पेड़ में प्राण होते हैं और संवेदना होती है। अब तो बेकस्टर जैसे वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं वे बताते हैं कि पेड़ों के पास यदि कोई कुल्हाड़ी लेकर के जाता है काटने के इरादे से, सारे पेड़ कप जाते हैं। और कोई माली आता है जो पौधों को पानी देता है, सारे आनंद से झूमने लगते हैं। यहां तक कि प्रयोग किया गया कि पेड़ों के पास किसी कबूतर की गर्दन मरोड़ी गई, उस इलाके के सारे पेड़ तुरंत उदास हो गए। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, चेतना के मूल आधार है। इस जगत को बचाना है तो पेड़ को बचाना पड़ेगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं अंतिम क्वेश्चन और सर अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से अभी आपने बात की अमृता देवी बिश्नोई की, उन्होंने खेजड़ी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चिपको आंदोलन के बहुगुणा जी का, इसी तरीके से अभी खेजड़ी के लिए बीकानेर में आंदोलन वर्तमान में चल रहा है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कल आज के अपन ने न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी देखी थी कि किस तरीके से आंदोलन को राजनीतिक बना करके उसको मेरे ख्याल से तोड़ने का प्रयास किया गया है। तो क्या व्यक्ति कहीं अपन जाए तो कई संवेदनशील मुद्दों पर अपने राजनीति को परे रखकर अपने नैतिक विचार से उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए या फिर ऐसे ही राजनीति कर लेना चाहिए? आपका प्रश्न सर आज के माहौल में बहुत गहराई से विचार करने योग्य प्रश्न है। हर जैसे विज्ञान की एक अपनी दृष्टि होती है विश्लेषण की। विज्ञान भी किसी को जानता है खंड खंड कर करके, लेकिन धर्म की दृष्टि होती है संश्लेषण की। धर्म किसी को जानता है पूर्णतया संपूर्णता में। उदाहरण के एक डॉक्टर किसी को जानेगा उसके सारे अंगों को अलग अलग चेक कर करके, लेकिन एक मां भी अपने बच्चे को जानती है संपूर्णता में। आज राजनीति की यह दृष्टि है बांटो और राज करो। वे खंड खंड करके किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, जबकि जगत अखंड है। अद्वैत शब्द जो है भारतीय संस्कृति का इसी मायने में अनूठा है कि कोई पेड़ यदि मर जाए, कुछ मायने में हम भी मर जाते हैं। जिस पेड़ का उदाहरण दिया हमारे द्वार पर पीपल का पेड़ था, उसके गिरने के साथ ही बहुत कुछ भावनाएं, बहुत कुछ स्मृतियां, बहुत कल्पनाएं हमारी गिर गई और उसके बाद घर उदास हो गया। उस उदासी को, उस संवेदना को, उस उदासी को बताने वाला साहित्य चाहिए, उस संवेदना को जगाने वाली कला चाहिए, तभी यह जगत बच पाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय मंच और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सरोजीत दुबे सर ने आज के ज्वलंत मुद्दे पर एक सार्थक चर्चा करते हुए ये बताया कि किस तरीके से आज वर्तमान समय में ये खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है। इसके लिए सरकार को कोई नीतिगत त्वरित रूप से फैसले लेने चाहिए और ये अपने राजस्थान की दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि दुबे सर ने अपने वक्तव्य में यह भी बताया कि केवल खेजड़ी ही नहीं अपितु संपूर्ण पर्यावरण, जीव जंतु और संपूर्ण पेड़ पौधों के लिए ही कोई ऐसा एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे इस अंधाधुंध होते विकास या अपन बोल सकते हैं शहरीकरण, इसके संतुलन में अपन एक सभ्य समाज और सार्थक समाज का निर्माण कर पाए। दुबे सर का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए। थैंक यू सर।